जय नारायण बच्चों, मैं सरिता मिश्रा। बच्चों, आपने अभी एक वीडियो देखा होगा जिसमें हिमालय की चोटियां बर्फ़ से ढकी हैं, उसमें से कल कल बहती हुई नदियां दिख रही हैं। तो यह दृश्य आपको बड़ा लुभावना, सुहाना लगा होगा। तो बच्चों, मैं आज आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक नागार्जुन जी हैं, पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। वे हिमालय पर घूमने गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक अलग ही दृश्य देखा, नज़ारा देखा, नदियों का अलग ही रूप देखा और इन्होंने हिमालय और नदियों का मानवीयकरण कर दिया। हिमालय को पिता के रूप में और नदियों को पुत्री के रूप में दर्शाया है। लेखक इस प्रकार कहते हैं, अभी तक पहले उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ भागी जा रही हैं? वे कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि माँ बाप के घर लड़कियों को बहुत प्यार मिलता है, किंतु ये अपना घर छोड़ के आगे बढ़ती हैं और नए घर में जाती हैं। उसी प्रकार ये नदियाँ भी हिमालय पर्वत को छोड़कर आगे समतल पर बढ़ रही हैं। और ये आगे कहाँ जाना चाहती हैं? आगे लेखक बताते हैं। इस बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, सा है इनका लीला निकेतन। क्योंकि जब यह जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हीं बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के नाम सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, जब नदियाँ समतल से होते हुए आगे बढ़ती हैं तो वे समुद्र मिलन के लिए जाती हैं। यहाँ पर समुद्र को दामाद और हिमालय को ससुर की उपमा दी है। जिन्होंने मैदान में इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं।
माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। आगे के पंक्तियों में लेखक बता रहे हैं कि पुराने ज़माने से ही, पौराणिक काल से ही हम देखें तो कालिदास कवि ने भी अपने मेघदूत काव्य में यक्ष और यक्षिणी की प्रेम गाथा के बारे में बताया है। उनका वियोग हो गया था, मिलन के लिए यक्ष मेघदूत को भेजता है। यहाँ पर बादल का भी मानवीकरण किया गया है और विरही यक्ष अपने मेघदूत से कहता है, वेत्रवती यानी वेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वही इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यहाँ पर कालिदास ने अपने मेघदूत काव्य में यक्ष के द्वारा बादलों को दूत बनाकर भेजा है और बादल की प्रेयसी वेतवा नदी रास्ते में पड़ती है। वहाँ पर यक्ष कहता है कि बादल तुम जाना और अपनी कुछ बूंदें उस नदी में प्रेम स्वरूप प्रदान कर देना। आगे लेखक बता रहे हैं कि काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अब एक बहन का स्थान भी बचा है। एक बार ये तिब्बत की यात्रा पे गए और वहाँ पर इन्होंने जब नदी को देखा तो इनके मन में वो बहन के भाई बहन वाला प्रेम उमड़ा और इन्हें नदी बहन के समान प्रतीत होने लगी। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। मन ताजा हो गुनगुनाने लगा। यहाँ नागार्जुन द्वारा कही गई कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पल बरिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। आइए आगे हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा, क्या जाना। हमने सीखा निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी सजीव लगने लगती हैं। हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियों के नाम जाने और उनकी विशेषताएं जानी। हिमालय पर्वत की विशेषताएं जानी जो हमारे सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित है। बच्चों, यहाँ पर हम अगर भूगोल शब्द विषय उठाकर पढ़ते हैं तो हमें हिमालय पर्वत की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान भी होगा। हमने जाना कि नदियों से होने वाले लाभ और उनकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। बच्चों, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हमें नदियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और उसे गंदा होने से बचाना चाहिए। भाषा के अंतर्गत
हमने विशेषण और विशेष द्वंद्व समास को समझा। यहाँ पर कई जगह शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ, घना जंगल। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष शब्द आए हैं। यहाँ पर कई जगह पे द्वंद्व समास का भी प्रयोग हुआ है, जैसे बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, तो दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगे हुए कई यहाँ पर शब्द प्रयोग हुए हैं, जो कि द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। बच्चों, आप पूरे पाठ को अच्छे से पढ़िए और इसमें से नदियों के नाम ढूंढकर उनकी सूची तैयार कीजिए। धन्यवाद।